गुड इवनिंग एवरीवन। हेलो आरएस लर्नर्स, आप कैसे हैं? आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। 19th सेंचुरी में इंडिया में सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट स्टार्ट हुआ, तो आज हम लोग इसी पर डिस्कस करेंगे। क्या है रिलीजियस रिफॉर्म्स, क्या हैं और सोशल रिफॉर्म्स क्या हैं? तो इंडिया में आप रिलीजन को और सोसाइटी को डिस्कनेक्ट करके नहीं देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम रिलीजियस रिफॉर्म्स की बात कर लेते हैं कि रिलीजियस प्रॉब्लम्स क्या थी और फिर रिफॉर्म क्या किए गए। और जितने भी रिलीजियस इशू हैं इंडिया में, वो सब के सब सोशल इश्यूज भी हैं। मैं एक बार फिर कह रहा हूं कि इंडिया में आप सोसाइटी को और रिलीजन को डिस्कनेक्ट करके नहीं देख सकते हैं। तो फर्स्ट, इस टॉपिक का मतलब क्या है? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रिलीजियस प्रॉब्लम्स क्या थी। रिलीजियस प्रॉब्लम्स क्या थी, प्रॉब्लम्स क्या थी और रिफॉर्म्स क्या थे। रिफॉर्म्स, सबसे पहले रिलीजियस रिफॉर्म्स की बात कर लेते हैं। फर्स्ट, हम देखेंगे कि पौराणिक धर्म की आलोचना की गई। पौराणिक धर्म का मतलब है जो 18 पुराण हैं, और पुराण का जो कंटेंट है उसकी आलोचना की गई, उन स्टोरीज की आलोचना की गई। राइट? तो यहां पे देखेंगे क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म ऑफ पौराणिक, पौराणिक धर्म। पौराणिक धर्म की आलोचना की गई। कितने पुराण हैं? 18। राइट? तो रिफॉर्म क्या किए गए, रिफॉर्म की बात क्या की गई जब इसको क्रिटिसाइज किया गया? तो प्रेज्ड टू वैदिक रिलीजन, वैदिक धर्म के बारे में बात की गई। वैदिक धर्म का मतलब हुआ उन 4 वेदों की बात की गई। वैदिक धर्म का मतलब है कि जो वेद हैं वो डिवाइड हैं ब्राह्मण में, अरण्यक में, और लास्ट फेज ऑफ वेदा इज कॉल्ड उपनिषद। यह इसी को हम वेदांत कहते हैं। भारत का यही पहला दर्शन है वेदांत, जिसको गांधी मानते हैं, जिस बात का प्रचार करने विवेकानंद विश्व धर्म संसद शिकागो गए। राइट? तो हम देखेंगे क्या, क्रिटिसिज्म ऑफ पौराणिक धर्म बट प्रीस्ट, प्रीस्ट ऑफ वैदिक धर्म, वैदिक धर्म और वैदिक रिलीजन। वैदिक रिलीजन की बात की गई, वो जो 4 वेद हैं। आप देखेंगे इसी संदर्भ में दयानंद सरस्वती ने कहा वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो का अर्थ केवल इतना है कि हम उसी सोसाइटी की तरफ जा रहे हैं जहां पर जन्म के आधार पर नहीं बल्कि कर्म के आधार पर कास्ट का डिवीजन होता है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। राइट? तो पहला क्रिटिसिज्म ऑफ पौराणिक धर्म। सेकंड क्या हुआ? सेकंड अगर हम बात देखेंगे तो क्या है, जब भी हम पौराणिक धर्म की बात करते हैं तो पॉलिथिज्म, अनेक देवी देवताओं की बात होती है, तो पॉलिथिज्म का विरोध किया गया, पॉलिथिज्म का विरोध किया गया। और इसकी जगह क्या लाया गया? इसकी जगह मोनोथिज्म की बात की गई। राइट? भगवान एक है, खुदा एक है। राइट? तो कल्चरल यूनिटी स्थापित होगी इससे। सांस्कृतिक विविधता में एकता स्थापित करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा? आपको मोनोथिज्म को प्रमोट करना पड़ेगा। इसी तरह से अगर हम देखेंगे तो क्या है, जब भी पॉलिथिज्म की बात होगी तो ये सगुण भक्ति से कनेक्ट होगा। 2 तरह की भक्ति है, सगुणा भक्ति और निर्गुण भक्ति। तो सगुण भक्ति को क्रिटिसाइज किया गया और इसकी जगह प्रमोट क्या किया गया? निर्गुण भक्ति। निर्गुण भक्ति, निर्गुण भक्ति कनेक्ट है मोनोथिज्म से। राइट? हम यहां पे देखेंगे सगुण भक्ति जहां जहां भी होगा आइडियल वर्शिप आएगा। राइट? मूर्ति पूजा वहां आएगी, तो मूर्ति पूजा का विरोध किया गया। यहां पे हम लिख सकते हैं क्या? अपोज्ड टू, अपोज्ड टू आइडियल वर्शिप। राइट? जहां जहां मूर्ति पूजा आएगी वहां रिचुअल्स आएंगे।
आपस में आप कनेक्ट कर सकते हैं इन सबको आपस में। वहां वहां क्या आएंगे, रिचुअल्स आएंगे, तो रिचुअल्स का विरोध किया गया। यहां पे लिख सकते हैं क्या, अपोज्ड, अपोज्ड टू रिचुअल्स, रिचुअल्स का विरोध किया गया। यहां पर अगर हम देखेंगे क्या, रिलीजियस, रिलीजियस सुपरस्टिशन, सुपरस्टिशन एंड ऑर्थोडॉक्सी, इसका विरोध किया गया। धार्मिक अंधविश्वास बहुत गहरी जड़ों तक समाया हुआ है भारत में। आज भी आप धार्मिक अंधविश्वास के कई एग्जाम्पल पेपर में, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में देख लेते होंगे, सुन लेते होंगे। तो इसकी जगह क्या किया गया, लॉजिकल थिंकिंग को, इसकी जगह क्या हुआ, लॉजिकल थिंकिंग को प्रमोट किया गया। राइट, लॉजिकल थिंकिंग, ऐसा विचार जिसमें विज्ञान हो, ऐसा विचार जिसमें तर्क हो। तो तर्क और विज्ञान पर आधारित विचारों का प्रमोशन हुआ। फिर अगर हम देखेंगे क्या, तो जो डोमिनेंस ऑफ प्रीस्ट है, यहां पर अगर हम देखेंगे जो प्रीस्ट की डोमिनेंस है, इंटरमीडियरीज के रूप में काम कर रहा है भगवान और भक्त के बीच में प्रीस्ट, तो उस प्रीस्ट का यहां पर क्या है, विरोध किया गया। राइट, तो हम यहां पर कह सकते हैं क्या, अपोजिशन टू प्रीस्टहुड, अपोजिशन टू प्रीस्टहुड, प्रीस्टहुड। तो ये रिलीजियस प्रॉब्लम्स थी, और रिफॉर्म के रूप में जो रिफॉर्मर्स थे हमारे, उन्होंने किस पर बात की, उन्होंने इन सब्जेक्ट को टच किया। राइट, इनको क्रिटिसाइज्ड किया और इनको प्रमोट किया, इन विचारों को आगे बढ़ाया। हम जैसा कि जानते हैं कि फ्रॉम 1757 से जब ईस्ट इंडिया कंपनी स्टेट बन गई, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने आर्थिक रूप से हमारा शोषण किया। दे एक्सप्लॉइटेड इकोनॉमिकली। उन्होंने क्या किया, उन्होंने हमारा राजनीतिक रूप से हम पर क्या किया, सब्जुगेशन, हमें अधीन कर लिया, पॉलिटिकल सब्जुगेशन किया। और कल्चरली उन्होंने क्या किया, डोमिनेंस, सांस्कृतिक रूप से उन्होंने हम पर प्रभुत्व स्थापित किया। तो जो इंटेलेक्चुअल्स थे, जिन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन पाके, इंग्लिश मीडियम और वेस्टर्न एजुकेशन पाके, उन्होंने इस बात को समझा कि हमारी गुलामी का कारण क्या है, हमारी गुलामी का कारण हमारी सामाजिक और धार्मिक जड़ता है, रिजिडिटी है। इस सोशल और इस रिलीजियस रिजिडिटी को समाप्त करना होगा। राइट, तो हमारे जो यूथ था जिसने इंग्लिश मीडियम और वेस्टर्न एजुकेशन पाई, वो क्या हुआ, उस यूरोपियन सोसाइटी से कनेक्ट हुआ, और उसने महसूस किया कि इंडिया में इस तरह के रिफॉर्म की जरूरत है। हम एंशिएंट हिस्ट्री में भी देखेंगे तो एक रिफॉर्म हुआ है 6th सेंचुरी में, बौद्ध और जैन आंदोलन चला है। सेकेंड, मिडवल हिस्ट्री में अगर हम देखेंगे तो 16th सेंचुरी में सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट हुए हैं। अगर हम मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो 19th सेंचुरी में सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट हुए। लेकिन 16th सेंचुरी और 19th सेंचुरी के सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट में एक अंतर है। अंतर यह है कि 16th सेंचुरी के जो सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट हुए हैं वो बोल बच्चन थे, केवल संदेश दिए गए। यहां पर जो 19th सेंचुरी में सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट हुए, वो सिर्फ बोल बच्चन तक सीमित नहीं रहे, उन पर लेजिस्लेशन, लॉ बनाया गया। फॉर एग्जाम्पल, सती एबोलिशन एक्ट 1829, फॉर एग्जाम्पल विडो रीमैरिज एक्ट 1856, लॉ बनाए गए। एक और अंतर है 16th सेंचुरी और 19th सेंचुरी के रिलीजियस, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट में, वो चेंज ये है कि 19th सेंचुरी के जो सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट हुए हैं उस पर पश्चिमी प्रभाव है, वेस्टर्न इफेक्ट है। लेकिन यही इफेक्ट नहीं है कहां, 16th सेंचुरी के सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट में। राइट, तो हम देखेंगे ये रिलीजियस प्रॉब्लम्स थी। और रिफॉर्म की जब बात हुई तो जो हमारे रिफॉर्मर्स थे उन्होंने कहां कहां बात की, उन्होंने वैदिक रिलीजन को आगे बढ़ाने की बात की, उन्होंने मोनोथिज्म की बात की, निर्गुण भक्ति की बात की, आइडियल वर्शिप का विरोध किया, है ना, रिचुअल्स कर्म कांड का विरोध किया।
है ना। कर्मकांड, 3 तरह के मार्ग हैं आपको अपने प्रभु तक जाने के। आप और आपके खुदा के बीच में 3 तरह के रूट हैं। पहला रूट, आप थियरी ऑफ कर्मा, कर्म से कनेक्ट हो सकते हैं, राइट। थियरी ऑफ कर्मा जो वेद कहते हैं, राइट, जैसे यज्ञ है ना, तो आप कर्म से कनेक्ट हो सकते हैं, एक कर्म मार्ग है। दूसरा एक मार्ग और है ज्ञान मार्ग, राइट, पाथ ऑफ नॉलेज। तो पाथ ऑफ कर्मा है, दूसरा पाथ ऑफ नॉलेज है। जैसे जो उपनिषद हैं वो कह रहे हैं कि कर्म के माध्यम से आप अपने खुदा को नहीं पा सकते। खुदा का मतलब भगवान का मतलब गॉड। उसके लिए भव सागर से पार करने के लिए आपके पास ज्ञान होना जरूरी है, राइट। और फिर एक मार्ग और आगे चल करके आता है, हिस्ट्री में अगर हम देखेंगे तो इट इज कॉल्ड भक्ति मार्ग, जो मीरा ने अपनाया, जिसमें ना आपको कर्म के पाथ पर जाना है, पाथ ऑफ कर्मा पर नहीं जाना है, पाथ ऑफ नॉलेज पर नहीं जाना है। भक्ति, एक पाथ ऑफ कर्मा में आपके पास पैसा होना चाहिए, पाथ ऑफ नॉलेज में आपके पास टाइम होना चाहिए, पर भक्ति में न पैसे की जरूरत है न टाइम की जरूरत है। तो हम देखेंगे ये हमारी रिलीजियस प्रॉब्लम्स थी, और जो रिलीजियस रिफॉर्म हुए वो इन पर बात की गई और इन पर चोट की गई। अब सवाल उठता है कि ये फर्स्ट, अब सवाल उठता है कि सोशल रिफॉर्म का मतलब क्या है। सोशल रिफॉर्म का मतलब क्या है। सोशल रिफॉर्म्स, फर्स्ट, सामाजिक सुधार का मतलब क्या हुआ। जितने भी रिलीजियस इश्यूज हैं वो सब सोशल रिफॉर्म्स में इंक्लूड होंगे। तो ऑल रिलीजियस इश्यूज, all religious issues, right, included in social reforms। मैंने पहले भी कहा है कि भारत में आप धर्म को और समाज को अलग करके नहीं देख सकते हैं। समाज धर्म से कनेक्ट है, धर्म समाज से कनेक्ट है। तो जितने भी रिलीजियस इश्यूज हैं, जितने भी धार्मिक विषय हैं, वो सब के सब सामाजिक सुधार का भी हिस्सा होंगे, राइट। दूसरा क्या है, कंडीशन ऑफ वीमेन, कंडीशन ऑफ वीमेन, महिलाओं की स्थिति। सर इस देश में महिलाओं की स्थिति दयनीय थी, इतनी दयनीय थी कि अगर मैं उसकी कंडीशन की बात करूं, वीमेन कंडीशन की, तो सर उसके पैदा होने से लेकर उसके लास्ट फेज तक इस स्थिति को अगर मैं दर्शाऊंगा तो आप थोड़ा कष्ट में आएंगे। उसका बचपन ही उसको पैदा ही नहीं होने दिया जाता है, फीमेल इन्फेंटिसाइड, राइट, बालिका हत्या, ना लाड़ो इस देश, राइट। अभी भी भारत में जहां बेटी के पैदा होने को बर्दाश्त किया जाता है, वहीं बेटे के पैदा होने पर खुशियां मनाई जाती हैं। मैं मेजॉरिटी ऑफ द सोसाइटी की बात कर रहा हूं अभी भी। तो शुरुआत यहां से आप देखिए, फीमेल इन्फेंटिसाइड। अगर यहां वो महिला बच गई तो फिर क्या है, यहां चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह कर दिया जाएगा, या मिसमैच्ड मैरिज, राइट, बेमेल विवाह, 80 साल का पुरुष और 18 साल की लड़की, यहां उसके पास नो एजुकेशन राइट नहीं है, उसके पास एजुकेशन राइट नहीं। और एजुकेशन राइट इसलिए नहीं हो सकते हैं क्योंकि चाइल्ड मैरिज है। अगर चाइल्ड मैरिज नहीं होगी तभी आप एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम देखेंगे फोर्थ पॉइंट, तो क्या है, फिर वो पर्दा सिस्टम में चली जाती है, पर्दा सिस्टम। फिफ्थ, पॉलीगैमी है, राइट, बहुविवाह है। एक व्यक्ति 10 महिलाओं से शादी करता है, लड़कियों से शादी करता है, और उसकी डेथ पर 10 महिलाएं एक साथ विधवा हो जाती हैं। विधवाओं की स्थिति भारत में दयनीय है।
तो पॉलीगेमी है। 6 पॉइंट अगर हम देखेंगे तो क्या है, सोशल राइट नहीं है उसके पास, सोशल राइट उसके पास नहीं है। फॉर एग्जाम्पल राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी, इस तरह के राइट नहीं है। 2015 में जो लॉ आया है उससे हम स्पष्ट रूप से ये जानते हैं कि एक लड़की को अपने पिता की संपत्ति में वही अधिकार हैं जो लड़के को हैं, यानी कि ये 2015 में इनेक्टेड हो पाया। महिला मतलब है बेटी, मतलब है पराया धन। ये कैसा दृष्टिकोण था। 7वें नंबर की अगर हम बात करें यहाँ पर तो क्या प्रॉब्लम है। 7वें नंबर की प्रॉब्लम में अगर हम आए तो प्रोहिबिजन ऑफ विडो रीमैरिज, विधवा विवाह नहीं है, विधवाओं की स्थिति अत्यंत दयनीय है। राइट, प्रोहिबिजन ऑफ विडो रीमैरिज, राइट। 8th पॉइंट अगर हम देखेंगे, इन सब के बाद जो है क्या है, सती प्रैक्टिस। तो आप उसकी लाइफ देखिए, उसकी लाइफ स्टार्ट होती है, उसकी मौत से शुरुआत होती है। महिला के जीवन की शुरुआत उसकी मौत से होती है और उसका अंत भी एक मौत से होता है। ये सर आपकी 18th सेंचुरी की तस्वीर है इंडिया में वीमेंस की। तो मैं वही बात कह रहा हूं कि जो हमारे सोशल रिलीजियस रिफॉर्मर्स थे, उन्होंने किया क्या, उन्होंने कंडीशन ऑफ वीमेन को इंप्रूवमेंट करने के लिए मूवमेंट चलाया, लोगों को अवेयर किया कि जो 50% पॉपुलेशन है, आप देखिए उसकी इस स्थिति के लिए उस वक्त का पुरुष प्रधान समाज जिम्मेदार था। जब सती प्रथा एबोल्यूशन एक्ट की बात हुई और राजा राम मोहन राय और लॉर्ड विलियम बेंटिंग के प्रयास हो रहे थे, तो सोसाइटी के ऐसे भी लोग थे जो इस बात का विरोध कर रहे थे। फॉर एग्जाम्पल एक धर्म सभा ऑर्गेनाइजेशन था, उसके हेड राधाकांत देव थे, वो इसका विरोध कर रहे थे। ये तो छोड़िए, राजा राम मोहन राय की मदर अपने बेटे पर विधर्मी होने का आरोप लगा रही हैं और अपने ही बेटे से मिलने से मना कर दे रही हैं। तो एक महिला ही उस वक्त एक महिला के सती होने की सपोर्टर थे। वीमेन एम्पावरमेंट दो ही तरीके से किया जा सकता है, इसके दो ही तरीके हैं एम्पावरमेंट के। पहला तरीका, या तो आप उसको एजुकेट कर दें, पहला तरीका, या उसको आप एजुकेट कर दें। एजुकेट का मतलब है जैसे वुड्स डिस्पैच आया, स्पेशल एम्फेसिस वाज गिवन टू द वीमेन एजुकेशन। हम वुड्स डिस्पैच की बात करें, वुड्स डिस्पैच आया, राइट, 1856, 1854 वुड्स डिस्पैच आया, जिसमें महिलाओं की शिक्षा पर स्पेशल फोकस किया गया। तो एक तरीका तो ये है कि वीमेन की कंडीशन को एम्पावर कर दें। आप जिस जिस को शिक्षा दे देंगे, एजुकेशन दे देंगे, वह ताकतवर हो जाएगा। इसीलिए एक शख्सियत है, पर्सनालिटी है, भीमराव अंबेडकर जी, उनका एक स्टेटमेंट है जो मैं कोट करता हूं, अक्सर आपने सुना होगा लेकिन मैं कहना चाहता हूं, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दौड़ेगा। आप लोगों से भी हमारा निवेदन है, एजुकेशन को गले लगाइए। एजुकेशन आपकी पर्सनालिटी में एक बहुत बड़ा चेंज लाती है। एजुकेशन जीवन जीने का नजरिया बदलती है। एजुकेशन आपके दृष्टिकोण को पराकाष्ठा पर ले जाती है, राइट। तो जितने अच्छे लोग हैं अगर आप देखेंगे, अब गांधी को देखेंगे तो गांधी का मानना है एक लंबे समय तक जेल में रहे हैं। बहुत सारे हमारे नेशनल लीडर लंबे समय तक जेल में रहे और जब वो जेल से बाहर निकले तो एक बुक लेके निकले, उन्होंने बुक लिख दी जेल के अंदर रहकर। फॉर एग्जाम्पल तिलक मांडले जेल बर्मा में बुक लिख देते हैं गीता रहस्य। गांधी जेल के अंदर किताबों को पढ़ने के शौकीन व्यक्ति हैं, वो कहते हैं सच्चे दुख में अच्छी साथी हैं किताबें हमारी। इसी तरह से हम देखेंगे नेहरू जब जेल में थे तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया एक किताब उन्होंने लिखी, क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान उनको अरेस्ट कर लिया गया था।
तो बुक्स को अच्छा दोस्त बनाइए। आज के समय की समस्या जो सबसे बड़ी है वो ये है कि हमने किताबों को पढ़ने के सुख को भोगा नहीं है। मैं उस दौर में जिया था जहां बुक्स पढ़ी जाती थी, टेक्स्ट बुक पढ़ी जाती थी और फिर कंटेंट वहां से निकाल कर लिखा जाता था। तब जाकर के हम उस पूरे सिनेरियो से कनेक्ट होते थे। आज हम क्या कर रहे हैं, अधिकतर लोग, मैं सबकी बात नहीं करता हूं, तो क्या कर रहे हैं, यूट्यूब इंडस्ट्री है, इंस्टा है, फेसबुक है, बहुत नॉलेज बाहर आ गया है, राइट। समझ नहीं आई, आपको नॉलेज नहीं लेना है। ज्ञान और समझ में फर्क है, नॉलेज और विजडम में फर्क है। ये एग्जाम नॉलेज का है ही नहीं, राइट। आपको समझ की जरूरत है, विजडम की जरूरत है। वो विजडम की समझ जो है वो आपको क्या है, वो एक क्लास का जो इन्वायरमेंट होता है वो आपको उपलब्ध कराता है। तो कंडीशन ऑफ वीमेन, या तो आप उनको एजुकेट कर दें और या फिर क्या आप लॉ बना दें। दो तरह से वीमेन की कंडीशन को इंप्रूव किया जा सकता है। लॉ बना दें, फॉर एग्जांपल जैसे आपने बताया, जैसे सती एबोलिशन एक्ट आया 1850 देख लीजिए कब आया, 1854 सती एबोलिशन एक्ट आया फॉर एग्जांपल, राइट। और फिर हम देखेंगे क्या, जैसे विडो रीमैरिज एक्ट आया कब, 1856, 1854 नहीं, माफ कीजिएगा, 1829, राइट। तो आप एक्ट के थ्रू उसकी कंडीशंस को इंप्रूव कर दीजिए, उसकी सोशल कंडीशन, उसकी इकोनॉमिक कंडीशन आप उसको इंप्रूव करिए। एक समाज उतना ही स्वस्थ है जितना उस समाज में महिलाओं की बेहतर स्थिति है। तो किसी भी सोसाइटी की अगर कंडीशन को टेस्ट करना है कि ये सोसाइटी की कंडीशन बेहतर है, तो आप वहां पर वीमेन की कंडीशन को टेस्ट कर लीजिए। जब हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हम कहते हैं हड़प्पन सोसाइटी में वीमेन्स की कंडीशन बेटर थी, और उसके पीछे हम दो लॉजिक देते हैं। पहला लॉजिक हमारा ये है कि वहां पर वो पीसफुल सोसाइटी थी, पीसफुल समाज था। दूसरा हम एक प्रूफ देते हैं कि जो टेरिकोटा फिगर है, राइट, मरण मूर्तियां हैं, उसमें अधिकतर वीमेंस की हैं। तो ये दो ग्राउंड हमारे पास होते हैं कि हम कहते हैं कि हड़प्पन सोसाइटी वो वीमेन कंडीशन बेहतर है वहाँ, नॉट अ मदर डोमिनेटिंग सोसाइटी। हम इतना कहते हैं क्योंकि उसके हमारे पास प्रूफ नहीं है। इसी तरह से हम सातवाहन युग में अगर जाते हैं तो हम देखेंगे वीमेन कंडीशन बेहतर है। वीमेन कंडीशन कैसे बेहतर है सातवाहन टाइम में, तो हम देखते हैं कि वहां पर जो किंग है वो मदर के नेम को पहले लगा रहा है। हम देखते हैं कि एक महिला सातकर्णी, एक महिला वो अपनी माइनर सन के नाम पर लंबे समय तक रूल करती है सातवाहन डायनेस्टी में, नागनिका, राइट। तो इस तरह से देखते हैं कंडीशन ऑफ वीमेन। तीसरी अगर हम देखेंगे तो लोअर कास्ट, लोअर कास्ट में क्या है, इंड डिस्क्रिमिनेशन, इंड डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन का एंड होना चाहिए। अभी आप देखिए, अभी हाल में ही यूजीसी गाइडलाइंस जारी हुई हैं, और उस यूजीसी गाइडलाइंस का मेन मोटिव ये है, उसके मकसद पर, मोटिव पर मैं कोई क्वेश्चन मार्क नहीं कर रहा हूं, उसका मोटिव ये है कि एससी एसटी ओबीसी के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, होता है, वो खत्म होना चाहिए। लेकिन मेरा ऑब्जेक्शन भी है उस पर। मेरा ऑब्जेक्शन उसके सेक्शन नंबर 3 और क्लॉज नंबर सी पर है। 3C की जो मूल भावना है, वो मूल भावना है आर्टिकल 14 का वायलेशन कर रही है। तो बहुत सारी रिट फाइल हो गई हैं, पिटीशन फाइल हो गई है सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि आर्टिकल 14 का वायलेशन नहीं हो सकता। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि एससी एसटी ओबीसी जनरल कास्ट के साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं? आप जाइए जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में, आप जाइए तो आप देखिए क्या वहां ब्राह्मणों के खिलाफ किस तरह के नारे लिखे जाते हैं। तो मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं कि एससी एसटी ओबीसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, करने वाले लोगों को पनिश किया जाए, लेकिन कुछ सावधानियां बरती जाएं ताकि जो जनरल कास्ट के जो लर्नर्स हैं यूनिवर्सिटी में, उन पर कोई झूठा आरोप ना लगे। अगर आरोप लगे तो जिसने झूठा आरोप लगाया है उसके खिलाफ एक सख्त कार्रवाई हो।
राइट। तो बहुत सारे प्रावधान हैं, उन पर मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन लोअर कास्ट इन डिस्क्रिमिनेशन। और फोर्थ, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी का एवोल्यूशन समाप्त होना चाहिए। यहां पर आप देखिएगा, कभी भी सोशल रिलीजियस रिफॉर्मर्स ने कभी भी कास्ट सिस्टम को एंड करने की बात नहीं की। दे आर सपोर्टर ऑफ कास्ट सिस्टम, बट वो डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ थे, वो कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट नहीं थे, कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट नहीं थे। ध्यान देने वाली बात है, कास्ट सिस्टम को तो उन्होंने सपोर्ट किया, लेकिन जो लोअर कास्ट में डिस्क्रिमिनेशन है उसको समाप्त करने के लिए उन्होंने बड़े प्रयास किए। तो सबसे पहले हम ये समझे कि हमारी रिलीजियस प्रॉब्लम्स क्या थे, रिलीजियस रिफॉर्म्स कहां हुए। हमने देखा कि हमारे क्या है, सोशल रिफॉर्म्स के सब्जेक्ट क्या है। उम्मीद करता हूं कि आप यहां तक कनेक्ट हो चुके होंगे। ये क्लास आपको एक बड़ा फायदा पहुंचाने वाली है। ध्यान देने की बात यह है कि आरएएस प्रीलिम्स को टारगेट करते हुए, मेंस को टारगेट करते हुए नहीं, इसका मोटो ही यही है। हम बहुत गहराई में जा सकते हैं, हमारे पास शब्दों का एक विशाल भंडार है, पर हम उन सीमाओं को समझते हैं जहां हमें प्रीलिम्स के दृष्टिकोण के साथ परिसीमित होना पड़ रहा है। आगे अगर हम देखेंगे, क्या हम आपसे अब ये कहना चाहते हैं कि जो फेवरेबल कंडीशन है सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट की, वो 19th सेंचुरी में ही क्यों दिख रही है, 18th सेंचुरी में क्यों नहीं। राइट। तो हमारा टॉपिक ये है कि जो फेवरेबल कंडीशंस हैं सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स की, ये वर क्रिएटेड इन द 19th सेंचुरी। वाई, इसका कारण क्या है। तो इसके कारणों में अगर हम बात करें तो पहला कारण हमारा है, इसके कारणों में अगर हम बात करें, पहला फर्स्ट, ये जो फेवरेबल कंडीशन है ये 19th सेंचुरी में ही क्यों आ रही है। तो पहला, ब्रिटिश डोमिनेंस इन इंडिया। ब्रिटिश भारत में राज कर रहे हैं, ब्रिटिश डोमिनेंस इन इंडिया। तो आप देखेंगे कि उन्होंने कल्चरल इंटरवेंशन करना स्टार्ट किया, सोशल इंटरफेयर की पॉलिसी। क्यों सोशल इंटरफेयर उन्होंने किया, सोशल इंटरफेयर इसलिए किया कि वो इंडिया को ब्रिटिश गुड्स का मार्केट बनाना चाहते थे, तो इसलिए उन्होंने सोशल इंटरफेयर किया। और एक मानवता, ह्यूमनिज्म है जिसकी वजह से सोशल इंटरफेयर किया। एक वजह उनके इंटरेस्ट हैं, एक वजह जो है वो एक मानवतावाद भी है, ह्यूमनिज्म भी है। कोई भी सिविल सोसाइटी जो सिविलाइज्ड अपने आप को कहेगी वो सती प्रैक्टिस को स्वीकार नहीं करेगी। तो हम देखेंगे कि ब्रिटिश डोमिनेंस इन इंडिया, उन्होंने किया क्या, कल्चरल इंटरवेंशन किया। राइट। सेकेंड अगर हम देखेंगे, रोल ऑफ भद्रलोक। रोल ऑफ भद्रलोक, भद्रलोक ये बंगाली यूथ है, बंगाली यूथ है। अगर आप सुमित सरकार की बुक प्रेफर करेंगे या चट्टोपाध्याय साहब की बुक प्रेफर करेंगे, प्लासी से विभाजन तक, तो हम देखेंगे, शेखर बंदोपाध्याय, तो हम देखेंगे वहां एक शब्द बार बार आपको मिलेगा, भद्रलोक। भद्रलोक कौन है, यंग एजुकेटेड इंडियंस हैं हु हैव रिसीव्ड वेस्टर्न एजुकेशन एंड आर फॉलोवर ऑफ रेशनलिज्म। रेशनलिज्म मींस तर्कवाद, तर्क बड़ा है। अंधविश्वास वो है, अंधविश्वास और विश्वास में अंतर केवल इतना ही है कि जब आप आंख बंद करके विश्वास करते हैं, स्कॉलर सुपरस्टिशन, और जब आप आंख खोल करके विश्वास करते हैं, हम आपकी आस्था पर चोट नहीं पहुंचा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि आस्था जब आप आंख खोल कर करते हैं, विश्वास जब आप आंख खोल कर करते हैं, तो उसको बोलते हैं रेशनलिज्म, तर्कवाद। राइट। तो क्या है, यंग एजुकेटेड इंडियंस हु हैव रिसीव्ड वेस्टर्न एजुकेशन एंड आर फॉलोवर्स ऑफ रेशनलिज्म, ह्यूमनिज्म एंड साइंस एंड साइंटिज्म। राइट। आप विज्ञानवाद को लाइए, तर्कवाद को लाइए, मानवतावाद को लाइए,
तो विज्ञानवाद, तर्कवाद और मानवतावाद, ये जिन लोगों में सबसे पहले आई वो वे लोग थे जो वेस्टर्न एजुकेशन जिन्होंने पाली थी, इंग्लिश मीडियम से जो वेस्टर्न एजुकेशन पा लिए थे, ये बंगाली युवा स्कॉलर भद्रलोक, राइट। तो इन्होंने इस बात का बीड़ा उठाया कि हमारी सोसाइटी में जो ये सोशल प्रॉब्लम्स हैं इनको समाप्त करने की आवश्यकता है, जो रिलीजियस प्रॉब्लम्स हैं इनको समाप्त करने की आवश्यकता है, राइट। हमारे ऊपर ये जो ब्रिटिश रूल स्टार्ट हुआ उसकी वजह क्या है कि हम रिलीजन के ग्राउंड पर डिवाइड थे, हम सोसाइटी के ग्राउंड पर डिवाइड थे, हम में यूनिटी नहीं थी, राइट। और वो जो यूनिटी नहीं थी, हम डिवाइड थे, उसी डिवाइड का फायदा उन्होंने उठाया। हालांकि यूरोप भी डिवाइड था, हम कह सकते हैं कि हम लोग वहां जाकर के उसका फायदा क्यों नहीं उठा पाए, क्योंकि हमारे पास ना वो मिशन था, ना हमारे पास वो विजन था, ना हमारे पास विज्ञान था, ना हमारे पास तर्क था। ये तो हम यूरोप और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रभाव में आकर के हम साइंटिज्म, ह्यूमनिज्म और हम रेशनलिज्म की बात कर रहे हैं। अब हम देखेंगे क्या रूल ऑफ प्रेस। प्रेस का रूल क्या था, रूल ऑफ प्रेस। प्रेस ने क्या किया, आपको पता होगा कि जो प्रेस है वो पुर्तगाली भारत लेकर आए, राइट। पहली प्रिंटिंग प्रेस शायद गोवा में लगी, जहां तक मुझे जानकारी है। अब जो रिलीजियस टेक्स्ट थे प्रिंटिंग प्रेस के पहले, वो सिर्फ रिलीजियस हैंड्स के हाथों में थे, धार्मिक लोगों के हाथों में थे। लेकिन प्रिंटिंग प्रेस आ जाने से क्या हुआ कि वो एक तो सस्ते हो गए और दूसरा वो रिलीजियस हैंड से निकलकर इंटेलेक्चुअल जो यूथ हैं उनके हाथों में चले गए। अब उन्होंने उस टेक्स्ट को पढ़ लिया जो अभी तक सिर्फ कुछ लोगों तक सीमित था। तो उन्होंने पढ़ने के बाद ये महसूस किया कि हमारी सोसाइटी में, हमारे रिलीजन में रिफॉर्म करने की जरूरत है। तो इसी तरह से हम रूल ऑफ प्रेस के संदर्भ में देखेंगे क्या, religious text will be available at the lower prices and these texts will move from the hand of religious figures into the hands of the educated people। एजुकेट पीपल के हाथों में वो टेक्स्ट आ गए। अब उन्होंने उसकी व्याख्या, उसका एक्सप्लेनेशन अकॉर्डिंग टू विज्ञान, अकॉर्डिंग टू तर्क, अकॉर्डिंग टू मानवतावाद किया, राइट। और फिर हम देखेंगे फोर्थ क्या है, रूल ऑफ फिलॉसफी। रूल ऑफ फिलॉसफी, फिलॉसफी के रूल की अगर हम बात करें तो क्या था, एक दर्शन आया और उस दर्शन में यह बोला गया कि एक सिविल सोसाइटी में वीमेन की कंडीशन जितनी बेहतर है उतनी ही कंडीशन बेहतर है उस समाज की। तो महिला की स्थिति अगर बेहतर है तो वो समाज सभ्य है, सिविलाइज्ड है, उसका पैरामीटर कंडीशन ऑफ वीमेन है। तो यहां पे लिखा गया एनी सोसाइटी इज ओनली एज सिविलाइज्ड एज द स्टेटस ऑफ वीमेन इन दैट सोसाइटी। तो हम समझ चुके होंगे अभी तक क्या कि हमारी रिलीजियस प्रॉब्लम्स क्या थी और रिलीजियस रिफॉर्म्स की बात क्या की गई। ये हमारे पास क्या है, रिलीजियस प्रॉब्लम्स थी और उनका हमने रिफॉर्म का मतलब सलूशन क्या दिया, हमने मूवमेंट किया चलाया। हमने जो मूवमेंट चलाया वो इसका विरोध किया, हमने इसका विरोध किया और इसको हमने क्या किया, प्रमोट किया, इसको इनकरेज किया, इस पर हमने बात की। हमने कहा जो इंडियन सोसाइटी है उसकी डायरेक्शन ये होनी चाहिए। सोशल रिफॉर्म्स की बात अगर हम करें तो क्या है, जितने भी रिलीजियस इश्यूज हैं वो सोशल रिफॉर्म के अंदर आ जाएंगे। वीमेन की कंडीशन को एम्पावर्ड करना है, लोअर कास्ट और अपर कास्ट के बीच में जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको एंड करना है, कास्ट सिस्टम को एंड करने की बात नहीं की गई। और हम देखेंगे अनटचबिलिटी को जड़ से समाप्त करने की बात की गई है, राइट। ये सोशल रिफॉर्म की बात है। नेक्स्ट पॉइंट हमने देखा क्या कि जो 19th सेंचुरी में जो फेवरेबल कंडीशंस बनी हुई हैं वो क्यों बनी हैं, वाई, उसके पीछे के ये 4 कारण हैं। अब हम बात कर लेते हैं क्या, ध्यान देने की बात यह है कि इंडियन वीमेन्स को फोकस किया गया, स्पेशल एम्फेसिस वर गिवन टू एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन इन 19th सेंचुरी ऑफ इंडिया बाय द सोशल रिफॉर्मर, रिलीजियस रिफॉर्मर।
बट एक बार कंडीशन जब वीमेन की इंप्रूव हो गई तो यही वीमेन ही वीमेन की कंडीशन को इंप्रूव कर रही हैं और ये वीमेन कैटलिस्ट बन गए, उत्प्रेरक का कार्य करने लगे। एक बार वीमेन की कंडीशन में इंप्रूवमेंट आया, जो भी परसेंटेज आया, फिर वही वीमेन ने वीमेन की कंडीशन को इंप्रूव करने के लिए कुछ उपाय किए। जैसे वही मैं कह रहा हूं, इंडियन वीमेन्स वर द सब्जेक्ट ऑफ चेंज। पहले मेन सब्जेक्ट क्या था, जो सोशल रिफॉर्म्स का मेन सब्जेक्ट था, इस बात को मैंने लिखा भी है। स्पेशल फोकस कहां दिया गया, स्पेशल एम्फेसिस या स्पेशल फोकस कहां दिया गया, यहां दिया गया। माने सोशल रिफॉर्म्स के जो एपिसेंटर में थी वो वीमेन्स थी, उसकी कंडीशन को एम्पावर्ड करना था। फिर हम देखेंगे यहां पर क्या, एक बार वीमेन की कंडीशन में कुछ परसेंटेज का जो इंप्रूवमेंट आया, उसके बाद वीमेन ही वीमेन की कंडीशन को एम्पावर्ड करने लगे। और हम देखेंगे क्या, बट ग्रेजुअली एज देयर सिचुएशन बिगिंस टू ट्रांसफॉर्म, women will become the catalyst for change. For example, सावित्रीबाई फुले वाइफ ऑफ ज्योतिबा फुले, हस्बैंड वाइफ दोनों अपना जीवन ही समर्पित कर दिया सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म के लिए। जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उसको इंपावर्ड करने के लिए अपना सारा जीवन ही समर्पित कर दिया। तो क्या है, सावित्रीबाई फुले के बारे में अगर हम देखें तो इनकी एक टेक्स्ट है गुलामगिरी, शायद आपने सुना हो, गुलामगिरी, राइट। और ये गुलामगिरी जो टेक्स्ट आता है, हम बात करेंगे, ये टेक्स्ट आता है हमारे पास 1871 में, 1871। और ये फर्स्ट हिस्ट्री में जब भी कुछ फर्स्ट होगा वो इंपॉर्टेंट होगा, सेकंड उतना इंपॉर्टेंट नहीं। तो फर्स्ट इंडियन फीमेल टीचर, कितनी बड़ी बात है हिस्ट्री के लिए। ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने कई स्कूल्स महाराष्ट्र में खोले, पुणे में खोले, और जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के एम्पावर्ड करने के लिए, खासतौर पर वीमेन को एम्पावर्ड करने के लिए बड़े प्रयास किए। इसी तरह से एक नाम है, हम देखेंगे रासुंदरी देवी नाम है। इस रासुंदरी देवी के बारे में अगर हम बात करें तो इसने क्या किया, अमर जीवन एक टेक्स्ट लिखा 1876 में, अमर जीवन 1876 में टेक्स्ट लिखा। और ये फर्स्ट वीमेन है जिसने अपने ऊपर ही ऑटोबायोग्राफी लिखी। कभी आप अमर जीवन, जब आप सेलेक्ट हो चुके हो, ऐसे टेक्स्ट लीजिएगा और उस कंडीशन और उस एनवायरनमेंट में उनके थॉट अपने वक्त के कितने आगे थे, ये आपको इंस्पायर्ड करेंगे। तो हम देखेंगे फर्स्ट ऑटोबायोग्राफी रिटन बाय इंडियन वीमेन, फर्स्ट ऑटोबायोग्राफी रिटन बाय इंडियन वीमेन। अगर हम कादम्बरी गांगुली की बात करें तो इतिहास में इनका नाम है फर्स्ट वीमेन ग्रेजुएट इन बेंथुम कॉलेज कलकत्ता। फर्स्ट महिला जो ग्रेजुएट की, आप हिस्ट्री देखिए, और वो ग्रेजुएशन इनका होता है, ईयर है हमारे पास 18 में भी 76 के बाद ही है, तो हम इतना लिख देते हैं फर्स्ट वीमेन जो ग्रेजुएट हुई, राइट। और इसके बाद न जाने कितनी महिलाएं, अगर इसके बाद हम देखेंगे जैसे रमाबाई अंबेडकर का नाम जानते होंगे, इसके बाद अगर हम देखेंगे तो प्रीतिलता वाडेकर, और न जाने कितनी महिलाएं, उनका एक बड़ा कंट्रीब्यूशन। एक पंडिता रामाबाई है, पंडिता रामाबाई अलग है, रमाबाई अंबेडकर अलग है।
राइट। तो इन सब का कंट्रीब्यूशन हम देखते हैं। तो बाद में महिला फिर महिला के लिए ही कैटलिस्ट के रोल में आ गई। आगे की बात कर लेते हैं। अब सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट हिंदू सोसाइटी में भी हुआ, मुस्लिम सोसाइटी में भी हुआ, सिख और पारसी सोसाइटी में भी हुआ। अगर हम हिंदू सोसाइटी की बात करें तो शुरुआत कहां से करेंगे? फर्स्ट हम देखेंगे राजा राम मोहन राय एंड ब्रह्मो समाज। ब्रह्मो समाज फर्स्ट, हम हमारे आरएस के एग्जाम के लिए फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है। फिर उसके बाद अगर हम देखेंगे स्वामी विवेकानंद एंड रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन, इस पर बात करेंगे। थर्ड टॉपिक अगर हम देखेंगे तो आर्य समाज एंड दयानंद सरस्वती। तो दयानंद सरस्वती डीएस एंड आर्य समाज, इस पर बात कर सकते हैं। फोर्थ अगर हम देखेंगे तो हेनरी डेरोजियो, हेनरी डेरोजियो एंड यंग बंगाल मूवमेंट। यंग बंगाल मूवमेंट, इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिफ्थ अगर हम देखेंगे तो हमारे पास क्या है? प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज। सिक्स अगर हम देखेंगे तो हम देख सकते हैं क्या, यहां पर ले सकते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर और केशव चंद्र सेन को भी ले सकते हैं, जिससे क्वेश्चन पुट किए जा सकते हैं। केशव चंद्र सेन। इसके अलावा अगर हम देखेंगे सेवेंथ, तो इसमें पंडिता रामाबाई, अगर हम वीमेन के कंट्रीब्यूशन को देखें तो पंडिता रामाबाई की बात कर लें। पंडिता रामाबाई, इसकी बात कर लें। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो हम बात कर सकते हैं परमहंस मंडली। एक नाम लेते हैं परमहंस मंडली। परमहंस मंडली की बात कर सकते हैं, जिससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पुट किए जा सकते हैं। इसी तरह से हम बात कर सकते हैं ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले एंड सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज, हम इसकी बात कर सकते हैं। इसी तरह से हम बात कर सकते हैं टेंथ, हम बात कर सकते हैं यहां पर ज्योतिबा फुले, सावित्री बाई फुले। सावित्री बाई फुले की बात कर सकते हैं। और फिर इसके बाद तो कई नाम हैं। हम पेरियार की बात कर सकते हैं, राइट। हम बात कर सकते हैं अंबेडकर की बात कर सकते हैं, राइट। ये इस पर तो कई नाम हैं। ध्यान देने की बात यह है कि ये अपर कास्ट मूवमेंट है, यहां से लेकर के यहां तक ये अपर कास्ट मूवमेंट है और ये लोअर कास्ट मूवमेंट है। जब मेंस हम लोग पढ़ते हैं तो देखते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द अपर कास्ट मूवमेंट एंड लोअर कास्ट मूवमेंट। जहां अपर कास्ट मूवमेंट ने क्या किया, रेशनल थिंकिंग को बढ़ाया, इन्होंने भी रेशनल थिंकिंग को बढ़ाया। इन्होंने क्या किया, रिलीजन का सहारा नहीं लिया। इन्होंने क्या किया, धर्म का सहारा इन्होंने लिया, इन्होंने नहीं लिया। इन्होंने कोई आंदोलन नहीं खड़ा किया, मूवमेंट नहीं खड़ा किया। अगर हम यहां देखेंगे इन्होंने जनता को अवेयर किया, जागरूक किया, लेकिन इनको अगर हम देखेंगे तो इन्होंने आंदोलन खड़ा कर दिया, मूवमेंट खड़ा कर दिया। तो ये सब क्या है, ये सब सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स मूवमेंट हैं अंडर द हिंदू सोसाइटी, राइट। इसी तरह से अगर हम मुस्लिम्स में देखें तो मुस्लिम्स की अगर हम बात करें तो मुस्लिम्स क्या है, फर्स्ट महत्वपूर्ण है सर सैयद अहमद खान एंड अलीगढ़ आंदोलन।
अलीगढ़ मूवमेंट, हम इस पर, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सर सैयद अहमद खान इन अलीगढ़ मूवमेंट। इसी तरह से अगर हम दूसरा देखेंगे तो बहावी मूवमेंट, बहावी मूवमेंट, और भी मूवमेंट हैं एक, जैसे अहमदिया मूवमेंट है, देवबंदी मूवमेंट है, बरेलवी मूवमेंट है। ये सब मूवमेंट कहाँ हुए? मुस्लिम सोसाइटी में हुए। इसी तरह से सिख सोसाइटी में हुए, इसी तरह से पारसी सोसाइटी में हुए। राइट। अब क्या है, आपको क्या करना है कि राजा राममोहन राय, उनके जो भी कार्य किए गए, राइट, ब्रह्मो समाज के काम कब स्थापना हुई, ब्रह्मो समाज कब डिवाइड हुआ, दूसरी बार कब डिवाइड हुआ, जब राजा राममोहन राय लंदन चले गए तो ब्रह्म समाज का कार्य भार किसने देखा? एक बड़ा नाम आता है, राइट, वो विद्या बागी साहब का। तो इस तरह से आपको आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, चूंकि अपन के पास क्या है, एक निश्चित टाइम है, हम आपको क्या कर सकते हैं, हम आपको गाइड कर सकते हैं। सिलेक्शन में गाइडेंस का, गुरु का बड़ा रोल होता है। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि आप, मैं अपने संदर्भ में नहीं कह रहा हूं, मैं एक सार्वजनिक और सार्वभौमिक संदर्भ में कह रहा हूं। आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, जिसका कोई गुरु नहीं, वो कोई महान नहीं बन पाया। सबसे पहले तो आप अपना एक गुरु बना लीजिए और उस पर आस्था प्रकट करिए। उस डॉक्टर की दवा ज्यादा फायदा करती है जिस डॉक्टर पर आपको भरोसा होता है। तो ट्रस्ट का अपना एक बेनिफिट होता है। जैसे मैं कर रहा हूं, कह रहा हूं, आप सिर्फ वैसे करते जाइए। मन बहुत जल्दी विचलित हो जाता है, आप उसको विचलित होने से रोकिए। मेरी आवाज सुनो, आप सुन पा रहे हैं मुझे? आप इनके सब वन लाइनर स्टेटमेंट ये देखिए, तो हम देखते हैं कि ये इनके बारे में क्वेश्चन पुट किया जाएगा। हम आपको एक महत्वपूर्ण बात बतला रहे हैं जो आपको मेंस के टॉपिक में भी काम आएगी और प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से तो इंपॉर्टेंट है। जो ब्रिटिश इंडिया आए, उनके 5 टाइप पूरे हिस्ट्री में मिलेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री में। 5 तरह के ब्रिटिशर्स इंडिया में आए। जो पहले ब्रिटिशर्स हैं इज कॉल्ड ओरिएंटलिस्ट। ओरिएंटलिस्ट ब्रिटिशर कैसे हैं? वे हैं कि रूल ओवर इंडियंस ऑन द बेसिस ऑफ इंडियन कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। इस तरह का विचार रखने वाले जो ब्रिटिश हैं इंडिया में इज कॉल्ड ओरिएंटलिस्ट। तो हम ओरिएंटलिस्ट ब्रिटिश किसे कहेंगे? वे लोग जो मानते हैं कि इंडियंस पर उनके कस्टम से और उनके ट्रेडिशन के अनुसार रूल किया जाए। राइट। दूसरा है यूटिलिटेरियन। यूटिलिटेरियन ब्रिटिश। ये ब्रिटिश कौन है यूटिलिटेरियन? ये कह रहे हैं कि मैक्सिमम हैप्पीनेस फॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। अधिकतम लोगों के लिए अधिकतम सुख की बात की जाए तो फिर लॉ इनेक्ट होंगे। फिर लॉ इनेक्ट होंगे, हम लोगों को समझा नहीं पाएंगे ये आपके लिए बेटर है या बेटर नहीं है। आप नाराज होते हैं, हो जाइए, लेकिन सती एबोलिशन एक्ट आएगा, विडो रीमैरिज एक्ट आएगा, आप नाराज हो जाइए। राधाकांत देव नाराज हो गए, आप नाराज हो जाइए। तो ये जो फिलॉसफी है यूटिलिटेरियन, वो ये कहती है कि अधिकतम लोगों के लिए अधिकतम सुख देने वाले काम किए जाएं। तो एक ये आइडियोलॉजी काम करेगी। एक यूटिलिटेरियन ब्रिटिश होंगे इंडिया में। जब हम मेंस के दृष्टिकोण से पढ़ते हैं तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं ये काफी हेल्प करती हैं आपको। एक टाइप के और भी ब्रिटिश हैं, इसको लिबरल्स। हम देखेंगे 3 फेज हैं कॉलोनिज्म के इंडिया में। फर्स्ट फेज जाता है 1757 से 1813, सेकेंड फेज 1813 से 1857 और थर्ड फेज आफ्टर 1858। तो जो सेकेंड फेज की जो कल्चरल पॉलिसी थी ब्रिटिश की, वो यही थी, क्या? यूटिलिटेरियन प्लस लिबरल आइडियोलॉजी। राइट। एक दृष्टिकोण क्या है? एंग्लिकन्स है। ये क्या है? एंग्लिकन्स क्या है? इंडिया को यूरोपीय रंग में रंग दो, रंग दे बसंती, तेरे रंग में रंग दो मैं, इसको बोलते हैं एंग्लिकन्स। एंग्लिकन्स का मतलब है कि यूरोपियन लाइफ स्टाइल से इंडियन को यूरोपियन लाइफ स्टाइल से रंग दो।
जैसे लॉर्ड मैकाले एक नाम आता है, अगर आपको याद होगा तो चार्टर एक्ट 1813 के एक प्रोविजन में 1 लाख रुपए एजुकेशन के लिए स्पेंड किए जाएंगे, लेकिन ये विवाद 1834 में जाकर के सॉल्व हुआ, क्योंकि इस लॉर्ड मैकाले ने क्या किया, ब्रिटिश पश्चिमी विज्ञान को अंग्रेजी माध्यम से दिया, डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी के माध्यम से, अधोगामी शिक्षा का अधोगामी सिद्धांत, कुछ लोगों को एजुकेशन दे दिया जाए। तो भारत में आंग्लीकरण करने के लिए ये व्यक्ति जाना जाता है कि ऐसे भारतीयों को पैदा कर देना जो रंग और रूप से भारतीय हों लेकिन विचारों से अंग्रेज हों। आइडियोलॉजी खतरनाक है। और एक है इवेंगलिकल्स जो हैं, वो क्या है, ये सब यहाँ पे क्रिश्चियनिटी प्रमोट कर रहे हैं, ये सब क्रिश्चियनिटी प्रमोट करने के लिए है। इनका मकसद ही है कि भारत का धर्मांतरण कर देना क्रिश्चियनिटी में। तो ये 5 टाइप ऑफ ब्रिटिश हैं जो इंडिया में है। इसी तरह से अगर हम देखेंगे टाइप्स ऑफ इंडियंस इन इंडिया, इंडिया में जो इंडियंस हैं उनके भी 4 टाइप हैं जो सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट को अलग अलग आइज से देख रहे हैं। तो आगे देखेंगे, पहला रेडिकल्स है, दूसरा रिफॉर्मिस्ट है, सुधारवादी, रिवाइवलिस्ट हैं, पुनरुत्थानवादी, कंजर्वेटिव हैं, कंजर्वेटिव मतलब रूढ़िवादी। तो ये 5 टाइप के इंडियंस हैं जो इंडिया में सोशल रिलीजियस रिफॉर्म कर रहे हैं। ये तो कर भी नहीं रहे हैं कंजर्वेटिव, बट उनके जो देखने का तरीका है वो अलग अलग है। जैसे अगर हम रेडिकल्स की बात करेंगे तो क्या है, सपोर्टर ऑफ रेडिकल रिफॉर्म्स, बहुत सारे रिफॉर्म हो जाने चाहिए, तुरंत रिफॉर्म हो जाने चाहिए। लेकिन आप ये जानते हैं क्या कि जनता उन सुधारों को स्वीकार करने के लिए तैयार है। कभी भी रिफॉर्म ग्रेजुअली होते हैं, सडनली नहीं होते हैं। सडनली पॉलिटी में चेंज हो सकता है, पॉलिटी सडन चेंज हो सकती है कि अलाउद्दीन खलजी ने अपने ही ससुर को और अपने ही अंकल को मारकर गद्दी पा ली, पॉलिटी चेंज हो गई। बैटल ऑफ पानीपत में बाबर ने इब्राहिम लोदी को मारकर गद्दी हथिया ली, पॉलिटी चेंज हो गई। इकोनॉमिक चेंज होने में काफी टाइम लगता है। सोसाइटी में जो चेंज होते हैं वो एक लंबे वक्त के बाद आते हैं, क्योंकि उन लोगों को इस बात के लिए तैयार करना कि आप में ये सामाजिक, ये धार्मिक सुधार करने की आवश्यकता है, तो इसके लिए वक्त लगता है। तो जैसे हम देखेंगे हेनरी डेरोजियो, कभी आप देखेंगे हेनरी डेरोजियो, इसके जो फॉलोवर्स थे वो यंग बंगाल मूवमेंट चला रहे थे। ये रेडिकल्स था, सब कुछ तुरंत चेंज चाहता था, और अंत में क्या हुआ, इसको इसके कॉलेज से निकाल दिया गया। अब आप देखेंगे परमहंस मंडली इसके लोग हैं। तो परमहंस मंडली के जो लोग हैं वो नॉनवेज खाते हैं, ड्रिंक लेते हैं। प्रॉब्लम है या नहीं? सोसाइटी आज भी हम देखेंगे ड्रिंक को स्वीकार नहीं करती। आप ड्रिंक करते हैं तो आपको फिर क्लियर करना पड़ता है कि नहीं नहीं, मैं तो अपने घर का पीता हूं। जरूरत क्या है, राइट? तो एक रेडिकल्स है। तो रेडिकल्स का हमने एग्जाम्पल दिया, तो एक हेनरी डेरोजियो एग्जाम्पल दिया, दूसरा परमहंस मंडली एग्जाम्पल दिया। फिर उसके बाद अगर हम देखेंगे तो दूसरे टाइप के हैं रिफॉर्मिस्ट हैं। रिफॉर्मिस्ट क्या है? दे वर रेडी टू एक्सेप्ट वेस्टर्न कल्चर, दे वर रेडी टू एक्सेप्ट वेस्टर्न कल्चर, पश्चिमी संस्कृति को एकदम स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। राजा राम मोहन राय साहब अंग्रेजी भाषा को समर्थन दे रहे हैं। और हम देखेंगे एंड आल्सो प्राउड ऑफ देयर ओन रूट, जैसे फॉर एग्जाम्पल राजा राम मोहन राय, फॉर एग्जाम्पल स्वामी विवेकानंद, फॉर एग्जाम्पल सर सैयद अहमद खान, ऐसे नाम है, ऐसे लोग हैं रिफॉर्मिस्ट कहे जाएंगे, जो वेस्टर्न कल्चर में जो भी बेहतर बातें हैं उनको अडॉप्ट करने के लिए एकदम तैयार हैं। फिर हम देखेंगे कि रिवाइवलिस्ट हैं, पुनरुत्थानवादी हैं। ये क्या कर रहे हैं? द स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ रिजेक्शन अगेंस्ट द वेस्ट, पश्चिम को बिल्कुल रिजेक्ट कर देंगे। और क्या है? पश्चिम को बिल्कुल रिजेक्ट कर देंगे, और पूरी तरह से उनकी आस्था है अपने उस गोल्डन कल्चर की, राइट? अपना गोल्डन टाइम एंशिएंट टाइम में तलाशेंगे। तो इनके और इनके बीच में अंतर क्या है? ये रेशनल थिंकिंग है, हाँ रेशनल थिंकिंग है, बट ये रिलीजन को
लेकर रिलीजन की बात करेंगे, बट रिलीजन इनके लिए प्राइमरली नहीं है। लेकिन यहां पर अगर हम देखेंगे तो रेशनल थिंकिंग के साथ साथ रिलीजन पर बात करेंगे, रिलीजन को लेकर चलेंगे, रेशनल थिंकिंग से कनेक्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द रिफॉर्मिस्ट एंड रिवाइवलिस्ट। फिर हम देखेंगे कंजर्वेटिव है। कंजर्वेटिव आप समझ ही रहे हैं, वो कोई चेंज नहीं चाहते हैं, एज इट इज चलता रहे या बहुत ही ग्रेजुअली चेंज चाहते हैं। जैसे क्या है, रजिस्टिंग चेंजेस और एक्सेप्टिंग इट ग्रेजुअली। फॉर एग्जाम्पल जैसे धर्म सभा, राधाकांत देव। तो इंडिया में इंडियंस भी 4 टाइप के हैं सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट के संदर्भ में, सब अपनी अपनी आंखों से देख रहे हैं। इनको स्वीकार नहीं किया गया, इनको स्वीकार नहीं किया गया, तो हम देखेंगे या तो रिफॉर्मिस्ट हैं या रिवाइवलिस्ट हैं, जिन्होंने असल में भारत में सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट के लिए अपना बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया। इन्होंने भी दिया, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, बट क्या है, इनके विचार समय से बहुत आगे थे, राइट। अब हम इंडिया में विमेंस को उस तरह से ड्रेस में नहीं देख सकते हैं जैसे यूरोप कल्चर है, यूरोपीय कल्चर है, अमेरिकन कल्चर है। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात? तो ये क्या है, ये टाइप्स ऑफ इंडियन इन इंडिया है। तो हम क्या है, हमने डिस्कस क्या किया, हमने डिस्कस किया सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, राइट। और इसके टॉपिक क्रमशः ये हैं। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। नमस्ते, थैंक यू सो मच। आप उसके पहले एक बार मेरे दिमाग में फिर बात आ गई है, मैं आपको बता दूं, ये क्या है, वन लाइनर स्टेटमेंट है ना। जैसे ब्रह्मो समाज की स्थापना कब हुई, राइट, ब्रह्मो समाज के ऑब्जेक्टिव क्या थे, रामकृष्ण मिशन, स्वामी विवेकानंद। तो जितने भी स्टेटमेंट हैं इन पे मेंस के एंगल से हम इसको अलग तरह से पढ़ेंगे, लेकिन जब प्रीलिम्स के दृष्टिकोण को फोकस करेंगे तो उसको पढ़ने का तरीका अलग होगा। उम्मीद करता हूं कि आप ये बात समझ पा रहे होंगे। सभी को मेरा नमस्ते, थैंक यू सो मच।